बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं। आईसीसी कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मामला तय करने की, और उसमें कहां तक बात पहुंची ये भी हम बात करेंगे। उसके अलावा आईसीसी ने एक बोर्ड मीटिंग भी की है आज, और वो मुसलसल अपने बोर्ड मेंबरान से भी बातचीत कर रहा है। इंडियन मीडिया पर पता नहीं किस बात की उनको परेशानी है। भाई आपका मसला ये नहीं है, आईसीसी और पाकिस्तान जाने के मसले को हल कर लेंगे, लेकिन आपने एक शो डाला हुआ और इंडिया से ही एक बड़ी तवाना आवाज़ ने इंडियन मीडिया को जवाब दिया है। वो तवाना आवाज़ किसी और की नहीं, शशि थरूर साहब की, और उनका ये कहना है कि ये मामला शुरू हुआ था बांग्लादेश के बॉलर को आईपीएल से निकालते वक्त। वहाँ अगर नहीं करते आप तो बांग्लादेश एहतजाज नहीं करता, बांग्लादेश एहतजाज नहीं करता तो फिर पाकिस्तान भी नहीं आता। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इस पर उन्होंने बात की है। उसके अलावा पाकिस्तान T20 सीरीज़ जीता और 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस, उस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करेगी और श्रीलंका में होगी बात। उसके अलावा पाकिस्तान शाहीन्स का भी ऐलान हुआ है, उसमें काफ़ी नाम हैं जो डोमेस्टिक में आजकल परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। उस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न के हेड कोच भी हैं, उसके अलावा विमेन टीम के साबिक हेड कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं गिन रहा था, 4 पूरे किया। नहीं, बोलना तो पड़ेगा, जब है बोलना तो पड़ेगा। उनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन तजियाकारी में एक नुमाया नाम रखते हैं। और अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो इनके क्लिप्स हर 1 घंटे के बाद मेरे सामने भी आ जाते हैं कि इन्होंने पता नहीं ये कह दिया, वो कह दिया। तो इंडिया वाले भी इनसे काफ़ी कुछ कमा रहे हैं। रेवेन्यू का गेम है सारा, तो रेवेन्यू वहाँ से तनवीर को क्लेम करना चाहिए, तनवीर को क्लेम करना चाहिए। चलें तनवीर से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये इंडियन मीडिया जो आपके क्लिप्स चला रहा है, हमारे शो के क्लिप चला रहा है, आपके अपना जो स्टेशन है उसके क्लिप चला रहा है, यार केस वेस कोई कर दो। यार मैं अगर केस के चक्कर में मैं तो रोटी भी नहीं खा सकूंगा, सुबह से लेकर रात तक यही कुछ ही काम करता रहूंगा। बेताशा बेपनाह है लोग। मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं कि सोशल मीडिया में इतने लोग हैं जिनके ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं, उसमें इतनी गलत खबरें मेरे बारे में छाप रहे हैं। मैं देख देख के हंस रहा होता हूँ, ठीक है ना, कि ये क्या क्या खबरें लगाई जा रही हैं। चाहे आप सोशल मीडिया में किसी भी उस पर चले जाएं, मतलब ये चाहे वो पोस्ट को देख लें, चाहे वो क्लिप्स देख लें, चाहे उनके जो यूट्यूबर्स हैं उनको देख लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह दोपहर शाम उनका काम तो यही रह गया है कि इसके यार मैंने तो पता नहीं कितनी बातें तो बोली नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो जो उनके मीडिया को मैं कहता हूँ जोकर मीडिया जो है, उनके कुछ जोकर जर्नलिस्ट हैं उनके वो जो है वो बैठ के मेरे बारे में कह रहे हैं कि जी तनवीर ने ये बात की है कि जी साहबजादा फरहान ज्यादा छक्के मारेगा या उससे ज्यादा। तो मतलब यानी अबे भाई अबे इतने बड़े तुम जर्नलिस्ट हो, मैं जाहिर सी बात है मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना। अब बात ये है कि इतने बड़े जर्नलिस्ट ये लोग बनते हैं सारे, ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, पता नहीं क्या क्या बना दिया है, ठीक है ना। तो इतने बड़े जर्नलिस्ट बनते हो, पहले ऑथेंटिक रिपोर्ट तो लेके आओ सामने के क्या क्या चीजें हो रही है। बाकी ये है कि लगे रहो, अगर मेरे नाम से आप लोगों की दुकानें चमक रही हैं तो चमकती रहे। और आपने भी कितने मेरे क्लिप्स देखे कि मिलियंस पे व्यूज गए हुए हैं, ठीक है, लाखों में व्यूज गए हुए हैं। हमारे शो के कितने क्लिप्स जो है वो चलाते हैं, मेरे अपना यूट्यूब चैनल के क्लिप्स चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये किस को जवाब देंगे। चलाते हो, ठीक है, दुकान चमकी हुई है तुम्हारी, चमकी रही। दो ही लोग मशहूर हैं पाकिस्तान में, एक का नाम मोहसिन नकवी, एक का नाम तनवीर अहमद। आजकल के हिसाब से जितने आपकी कमेंट्स चल रहे हैं इंडिया में, उतने ही मोहसिन नकवी साहब के भी चल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा मशहूर है। चले जी, मशहूर तो वो हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं तो हम तो उनको फॉलो करते ही हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते किए हैं आईसीसी ने, और आईसीसी कोशिश कर रहा है अपने मेंबर बोर्ड से भी बातचीत करेगा। इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं कि भाई इंडिया ने ये गलती का काम शुरू किया था। शशि थरूर साहब, चले उनका बयान देख लेना पहले उनके बयान पे आप नहीं देखने के लिए नहीं है, लेकिन आपने सुना तो होगा उनको, जी, मशहूर है। देखिए मेक सेंस ना कि अब ये कोई एक इवेंट तो नहीं है ना कि हम कहेंगे एकदम से ये हो गया है ना, ये सीक्वेंस एक बना हुआ है कि कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई, स्पार्क कहाँ से हुई, सारी चीज़ वो शुरू हुई थी मुस्तफिज़ रहमान को जब उन्होंने वापस बुलाया या उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, तो एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो उसकी फिर कड़ियाँ आप मिलाते जाए तो करते करते यहाँ पे है। तो बेसिकली स्टार्ट तो इंडिया से हुआ ये कि उन्होंने जो बांग्लादेशी प्लेयर के साथ किया, फिर उसके बाद आईसीसी
ने जो किया फिर बांग्लादेश के साथ, तो फिर सारा सीक्वेंस तो वहाँ से बना ना आपका। तो आई थिंक के मास्टर स्ट्रोक, मतलब जिस तरह निकल के शॉटें मार रहे हैं नकवी साहब, तो उन्होंने मशहूर तो होना ही है। मतलब ये जो अभी उन्होंने एक स्ट्रोक खेला है ये मैच वाला, वो तब वो आईसीसी ऑब्वियसली वो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि इसको किसी ना किसी तरीके से इसका हल निकाला जाए और इनका इवेंट स्मूथली हो जाए। लेकिन अभी जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, आई थिंक सबसे पहले तो उनको शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान आ रहा है वहाँ पे, कंप्लीट बाइकआउट नहीं किया, अब जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है उस पर आई थिंक स्टांस तो फर्म है और उसकी रीजन भी आपके सामने है चीज़ों की। तो एक चीज़ तो ये तय है कि वो होता है ना, थोड़ी सी बुनियादें तो हिलाई हैं ना हमने कि यार थोड़ा सा दुनिया में और चीज़ें भी हैं, सिर्फ एक मुल्क के इर्द गिर्द आपकी ग्लोबल क्रिकेट नहीं घूम रही, और मुल्क भी है यहाँ पे। तो आई होप कि आगे चल के ये 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे। और हम ये भी नहीं चाहते कि आई थिंक पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहिए कि हम डोमिनेट करें, हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, स्पोर्ट्समैनशिप की हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सारी कंट्रीज़ को मिलनी चाहिए और आईसीसी का रवैया सारे मुल्कों के साथ एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक के लिए और लॉ बना दिया आपने, वो लॉ मर्जी से अप्लाई करें, जहाँ नहीं करना है वहाँ पे आप कर देते हैं, जहाँ करना होता है वहाँ नहीं करते हैं। तो हम तो हमारा तो केस ही है ना कि इक्वलिटी लेके आएँ, सारे मुल्कों के जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो आई थिंक कि अब ये अच्छा एक स्ट्रोक खेला है, अब इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। अब बात ख़त्म कहाँ पे होती है लेट्स सी, आने वाला वक्त ये हमें बता देगा। बट आई थिंक कि इससे सबक हासिल करना चाहिए बिल्कुल मुल्क को भी और बाकी मुल्कों को। तनवीर, आपको अंदाज़ा पहले से था, आपने आज जो मैंने क्लिप आपका देखा, हमने पहले भी उसकी रील काटी थी, उसमें आपको पहले से ही अंदाज़ा हो गया था मोहसिन नकवी साहब की शख्सियत को देख के आपको अंदाज़ा हो या ये हो गया मतलब यार इनफ इज़ इनफ, बांग्लादेश के साथ जो आपने किया हम इस फैसले को नहीं मानते? नहीं, देखिए जब कोई इंसान जिस किस्म के फैसले ले रहा होता है ना, उससे कहीं ना कहीं अंदाजे हो जाते हैं। और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से इंडिया के मामलात में जो फैसले लिए, और ये हमने ये इंडिया भी मानता है कि ये पहला क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आया है जो इतना धड़ल्ले से और सीधा स्टेट अवे बात कर रहा है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो उससे अंदाजा होता है। और मेरे ख्याल में इनको उसी टाइम ही समझ जाना चाहिए था। आपको याद है कि जब हम हाइब्रिड की बात कर रहे थे तो हमने उस टाइम भी बात बोली थी कि इस चेयरमैन को आप हल्का ना लें, ठीक है। आगे चल के भी अगर इस किस्म के मामलात हुए तो ये मोहसिन नकवी जो है, या आपको ठीक ठाक किस्म की ये तबीयत खुश करेंगे, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। और उनके मीडिया ने बोला भी यार ये जो बहुत स्ट्रांग हो गया। देखिए मुस्तफिजुर रहमान के इश्यूज से पहले ना ये एशिया कप से ये मामलात स्टार्ट हो चुके थे कि एशिया कप में जिस तरीके से आपने किया, ठीक है, मैच रेफरी ने जो हरकतें की, फिर सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, फिर आपने हाथ नहीं मिलाए, ये सब चीजें उस टाइम से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपने डिसरिस्पेक्ट की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। जब कप लेने की बारी आई, आप पूरी टीम वो साइड पे कोने पे गुच्छा बना के बैठी हुई है, मतलब स्टेज के ऊपर चेयरमैन बैठे हुए, एसी उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं, उस टाइम एसीसी का चेयरमैन वहां खड़े हुए हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। आप कह रहे हैं जी हमने इनसे लेने नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि यार हम किस बंदे को जो है वो कर रहे हैं। और जो कि पाकिस्तान में भी हमने मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये चीज़ें सुनी है कि अगर वो कोई स्टैंड लेते हैं तो फिर उनको आगे पीछे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, अब जो फैसला हो गया है कि जी हम अब इंडिया से नहीं खेलेंगे, ठीक है, उसका मैंने आपसे पहले बोला था कि हमारे लोग समझ चुके हैं सारी कहानी पैसे की और कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या तकलीफ है, बीसीसीआई को क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है, आईसीसी को तकलीफ, ठीक है, पैसा आएगा नहीं, क्या तकलीफ है, बीसीसीआई का शेयर कटेगा, सही है ना। हमने तो ये नहीं चीज सोची, हमारे को भी तो नुकसान हो रहा है। ये फैसला करने से पहले हमने सोचा तो होगा ना यार हमें कितना नुकसान होगा, लेकिन हमने उस चीज को नहीं देखा। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। आपको इतना तो पता ना कि जब भी इवेंट आता है दुनिया सारी इंगेज कर देते हैं। ये देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी सिनेरियो बन जाए, मैं स्टेट अवे एक चीज बोलता हूं, ये सारा प्री प्लान करने की कोशिश होती है, ठीक है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि आईसीसी का इवेंट उठे और पैसा बढ़े, स्पॉन्सर्स आए। क्योंकि देखें, अगर मिसाल के तौर पर आज 20 स्पॉन्सर हैं, ठीक है, तो जब ये इवेंट से पहले हाइप बनेगी 20 की जगह 25 हो जाएंगे, 25 की जगह 30 हो जाएंगे, आपके स्पॉन्सर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक माहौल बनाया जाता है। दूसरा, ये बायलैटरल सीरीज इस वजह से नहीं खेलते क्योंकि जब आप बायलैटरल सीरीज खेलोगे उसमें पैसा तो आएगा, लेकिन जब आप बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाएंगे उस टाइम माहौल हो जाएगा ठंडा, तो फिर आईसीसी को हाइप कौन देगा,
ठीक है, इस पूरे इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही हाइप बनती है। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, मैं सुन रहा हूं आगे पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये हो सकता है 15 को मैच खेलने, या अगर पाकिस्तान की टीम आगे पहुंच गई, फाइनल पहुंच गई, या आगे प्लेऑफ में जाती है, जो भी है, तो क्या इंडिया से खेलेगा? मेरे हिसाब से जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने फैसला ले लिया है उसी पे ही जाना चाहिए। आगे की आगे देखें, क्या आगे की आगे देखेंगे। तो हम भी आगे देखते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। अब्दुल गफ्फार साहब जाने माने जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स का अब हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम आसिफ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सूरत हाल किसी जानिब चली जाएगी? ये ऊंट किस करवट बैठेगा आपके तज्जिए के एतबार से? देखिए, जो कल हुआ वो हमारे आईसीसी का 3 घंटे के अंदर इतवार को जो है वो प्रेस मीट भी आया और उसके अंदर तमाम तरह की बातें हम कवर करने की कोशिश की, जाने रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ आगे के हवाले से काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स दिया गया कि काफी फर्क पड़ा है इस पीसीबी के अनाउंसमेंट से। ये आसिफ की पूरा दिन बहुत खबरें चलती रही कि कुछ बाकायदा मीटिंग हुई है, कुछ ऐसी चीज हुई है, कॉन्टेक्ट जरूर हुए हैं और कोशिश की जा रही है फैक्ट और डिप्लोमेसी से इसमें दूसरे क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है हमारा। हम मतलब एक वर्ल्ड कप विनर टीम है। हमारा इंडिया से जो मैच है उसकी जो वैल्यू है वो बताने की जरूरत नहीं है और कितना उसका नुकसान होता है, कितना फायदा, ये सब कुछ है। तो पाकिस्तान की टीम मीटिंग हालात में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज कोलंबो पहुंची है, इसका मतलब यह है कि मामला अभी दोनों तरफ से ओपन रखे गए हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें इंडियन मीडिया चला रहा है, जिस तरह की बातें मतलब ये फैब्रिकेट करने की कोशिश की जा रही है, उस लिहाज से तो शायद पाकिस्तान की टीम को आज इंडियन मीडिया की ख्वाहिशात के मुताबिक तो यही रुकना चाहिए था। आज तो जाते ही नहीं, लेकिन टीम पहुंची है, टीम वहां पर सेटल डाउन हुई है, कल वो रेस्ट करेंगे, परसों प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर हमारा मैच भी है। तो ऐसे लगता है आसिफ के कहीं ना कहीं अभी दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का तो एक असूलों को मबनी एक मौकफ है कि जी देखें, आपने जो है बांग्लादेश के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। खुद माजी में आपको याद होगा आसिफ, जब पाकिस्तान और भारत का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर मामला गया था, जो पाकिस्तान वो केस अनफॉर्चुनेटली हारा जरूर था, लेकिन वहां क्या किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वहां पे पूरा डिसीजन इस बेस पे बना था, चाहे वो बायलैटरल सीरीज थी, लेकिन उसमें इंडियन गवर्नमेंट का ही आखिर में जो है वो एक मौकफ दोहराया। बीसीसीआई ने कहा कि जी हमें इजाजत नहीं मिली, हम क्या कर सकते हैं। तो वही चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। याद रखिएगा कि अब तक ऑफिशियली क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को नहीं बताया, इसीलिए आईसीसी ने जो बात की है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिएक्शन पे की है। इस स्टोरी में आपसे बहुत ट्विस्ट आएंगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा, इसमें काफी कुछ है जो ठीक है। आगे चल के हम इन सब चीजों पे बात भी करते रहेंगे। वो जो आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की बात की, वो इंडिया का मौकफ ये था कि एमओयू है दोनों क्रिकेट बोर्ड के साथ, एमओयू है, इट वाज नॉट एन एग्रीमेंट। तो उस वक्त की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 2014 की बात है। चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश है? उनके ऑफिशियल हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके, राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा कि ये मामला तो आईसीसी और पीसीबी का, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप कुछ नहीं बोले तो आपने मीडिया को तो अपने पीछे लगा दिया। वो वही टैक्टिक्स से आप कह लें ना। अब देखिए आईसीसी को भी बेसिकली इन्फ्लुएंस तो आप देख सकते हैं ना कि वहाँ पे ऑब्वियसली उनका है, ऑलरेडी है, और दूसरा उनका होस्ट कंट्री भी वही है। तो वो तो कोशिश यही करेंगे कि आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने तो सबको बिठा दिया बोर्ड को। अब उसमें से 2 लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, बांग्लादेश का साथ दिया, बाकी सारे अगेंस्ट है। तो सिर्फ इंडिया तो नहीं, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को इल्जाम देना। देखिए उसमें आईसीसी को अब वो डिसीजन तो उन्होंने लेना नहीं खुद, या तो ना कि उन्होंने अपने से वो डिसीजन लेना हो किस तरह का। अब वो कोशिश ये होगी कि प्रेशर इस तरह का बिल्ट हो जाए कि वो कोई सैंक्शंस लेके आ जाएं या कोई इस तरह का चीज़ वो करें। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस पोजीशन में है कि वो इस तरह वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे तो नहीं इकट्ठी हुई टीमें, मतलब जब बांग्लादेश के टाइम पे था, बट आई थिंक कि आगे चल के कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी, बाकी कंट्रीज की जानिब भी मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। शशि थरूर साहब को आप भी जानते हैं, वो इंडिया के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उसके अलावा एक पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने कह दिया भाई ये सब कुछ शुरू हुआ था मुस्तफिजुर रहमान से, उसके बाद फिर बांग्लादेश ने जो किया वो उनको करना था, फिर पाकिस्तान खड़ा हो गया। तो इस मसले की जड़ उन्होंने बता दी, जिस पर इंडियन मीडिया भी परेशान है कि उन्होंने क्या बात कह दी।
लेकिन वो बात तो उन्होंने लॉजिकल इंडिया मीडिया क्यों परेशान है? तो उन्होंने क्या किसी जापान के मीडिया में खड़े होकर बात तो नहीं की ना, इंडिया मीडिया में खड़े होकर बात की है ना भाई, वहीं खड़े होकर बात की है। वो जो हमें नजर आ रहा था कि रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ियां भी आगे पीछे जा रही, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने बात की है ना। तो बात सीधी, ये क्या मतलब, यानी इंडिया में भी जो जर्नलिस्ट अगर सच बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जी ये गलत बात कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हैक किया हुआ ना पूरा मीडिया, उन्होंने हैक किया हुआ इस गवर्नमेंट ने कि यार जो है मतलब यानी कंट्रोल करो सब कुछ। कोई भी बंदा, चाहे क्रिकेट के मामलात हो चाहे पॉलिटिक्स के हों, पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं करेगा, उनकी साइड कोई नहीं लेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो इनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। इन्होंने अगर ये बोला कि जी मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि हमने सुना भी कि जी उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इनकी इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई की वजह से सब कुछ हुआ है, तो देख लेना उनके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए ये चीजें जो है, ये इन्होंने फसाद जो है वो डाले हुए, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये सब कुछ इस वजह से करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना, तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा, या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार, अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से, अगर ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अभी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, अगर ये हुए तो इनके होते हुए तो भाई हम कोई अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भाई टीम भी बाहर लेके निकल जाते। तो बात सीधी सीधी ये है, कभी कभी आपको तबीयत से जरा एक मजा चखाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पैसों के भूखे हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। ये कहते हैं जी डॉलर आएगा, हमारे पास पैसा बहुत आएगा। वो जो डॉलर कट रहे हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक किस्म के कट रहे हैं। जाहिर बात आईसीसी को भी नुकसान है, बीसीसीआई को भी नुकसान है। एक फिगर के मुताबिक 40 मिलियन, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना आगे चल के क्या होगा, इनको आगे भी प्रॉब्लम है कि यार पता नहीं आगे टीम आएगी तो आगे चल के क्या होगा, ये आगे की आगे देखी अब्दुल गफ्फार से राय ले लूं छोटी सी, उसके बाद फिर ब्रेक पे भी मुझे जाना है। अब्दुल गफ्फार, आपको ये केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है? 15 फरवरी से पहले इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, कहीं छोटी मोटी आपको झलक नजर आ रही है? अच्छा, आपने जो बात की थी ना, उसमें आपने बिल्कुल ठीक बात की। वो एमओयू की बात, उस पर मैं सिर्फ उसकी एक वजाहत दे दूं कि उसमें ये भी फिर चीज शामिल थी कि भारत ने ये भी कहा था कि हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी बात उसमें बिल्कुल ठीक है, जो पहला पॉइंट आपका था। जहां तक ये बात है, देखिए आपसे मेरा ये ख्याल है, क्योंकि आईसीसी के अगर आप टूर्नामेंट के रूल तो भी आए नहीं, कल मैं आईसीसी की वेबसाइट सारी खलोल के बैठा हुआ था। मजे की बात यह है कि अगर कोई मेंबर बोर्ड जिसने एग्रीमेंट साइन किया है, उसके ऊपर भी वाज़ेह तौर पर कोई पेनल्टी फाइन का भी कोई 100% जो है वो इसमें कोई कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे ये मामला आईसीसी के मेंबर बोर्ड, जिसमें आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान और भारत और आईसीसी का जो मामला था बीसीसीआई का, उस पर बहुत कुछ होता रहा, ले दो की पॉलिसी डिस्कशन, तो कुछ ऐसे ही मामला चलता रहेगा। और इसका आउटकम देखिए बहुत मुश्किल है इसको बयान करना, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही अनाउंस कर चुकी है। अब यहाँ से पीछे हटना शायद किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता, बट याद रखिएगा कि क्रिकेट बोर्ड ने अब तक बाकायदा तौर पर आगाह नहीं किया। तो पाकिस्तान और आईसीसी क्या ऐसी पोजीशन पे आ सकते हैं जहां पर दोनों खासतौर पर आईसीसी कुछ ऐसा फैसला करे जिससे पाकिस्तान के लिए आसानी हो, कि अगर वो मैच खेलना चाहते हैं। इस पर जो करंट सिचुएशन है, इसमें तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, बट बहरहाल सब बैठेंगे तो रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें आगे चल के कोई एक आउट जरूर है। ठीक है, अभी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से पहले हमने आईसीसी और पीसीबी के दरमियान जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो यकीनन हो रही है, उस पर बात की और क्या इसका हल क्या निकल सकता है। मैं होपफुल हूँ कि आपको हल, मुझे लगता है कि एक बेहतर हल निकल आएगा, जिसमें पाकिस्तान की भी बात रखी जाएगी और फिर आईसीसी का जो भी मौका है वो भी रखा जाएगा। अभी तो बात चल रही है, बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है। आई सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। आईसीसी पीसीबी का जो मसला है वो हमने उस पर बात की, उस पर हम कल भी बात करेंगे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज। 7 बरस के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती, 3-0 जीती। बहुत शानदार पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा खेले हर शोबे में। वसीम, आपने भी देखा हर शोबे में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया की मतलब टॉप साइड थी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कभी इतनी अच्छी क्रिकेट खेली हो। बायलैटरल सीरीज़ के अंदर हम देखते हैं 3 मैचों में, और तीनों के अंदर, ये नहीं कि कोई पैचेस में हमने खेला, थ्रू आउट हमने तीनों शोबों में आउट क्लास किया हमने। इवन फील्डिंग के अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर रही है। तो आई थिंक कि अच्छी एक, जो हम अक्सर बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी टीम से आप खेल रहे हैं,
तो उनके अगेंस्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकती है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि जो कॉन्फिडेंस लेके हमारी टीम अब जाएगी। अब एक दो चीज़ें अभी भी हैं जो फिक्स होने वाली हैं, अदरवाइज देखते हैं तो ओवरऑल कंप्लीट बता दें। अभी उसमें देखिए, एक तो आपके थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का आई एम श्योर कि उस पर थोड़ा सा दोबारा सोचना होगा इनको। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे या 3 के साथ ही जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये पिचेस जिस तरह की थी यहाँ पे ये थोड़ी सी स्लोअर साइड पे थी। मेरा नहीं ख्याल है कि श्रीलंका में इतनी स्लोअर साइड पे होंगी पिचेस, टर्न होता है लेकिन थोड़ा सा बॉल आता है बैट के ऊपर, तो वहाँ पे शायद स्पिन इतनी ज़्यादा डोमिनेट ना करे जितनी ये यहाँ पे किया है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो स्पिन में हमने सारे शोबे कवर किए हुए हैं, और अच्छी बात ये कि तकरीबन सारे लड़के फॉर्म में आते हुए आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो बॉलिंग में है चाहे वो बैटिंग में है। और जिस तरीके से आगा लीड कर रहा है, फ्रंट से लीड कर रहा है, आई थिंक सबसे अच्छा साइन वो है कि जब कैप्टन एक टोन सेट कर रहा है आपके मैच की तो बाकी भी फिर उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमारी रही है, और इसकी बहुत ज़रूरत थी वर्ल्ड कप में जाने से पहले कि एक अच्छी टीम को जब आप हरा के जाते हैं तो आप एक डिफरेंट ही आपके साथ एक कॉन्फिडेंस जाता है। तो आई एम श्योर कि आगे चल के बहुत हेल्प करेगा वर्ल्ड कप के अंदर। जैसे तनवीर आगा की इन्होंने बात की, आगा 3 नंबर पे खेल रहा है, तो 3 नंबर पे खेल रहा है इसलिए परफॉर्म कर रहा है, या परफॉर्मर ही अच्छा है? क्योंकि T20 का प्लेयर बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते। देखिए कुछ बातें जो है ना वो शायद मेरी बातों को लोग ज़रा नेगेटिव ले जाते हैं, या वो समझते हैं कि यार ये लगता है प्लेयर्स के अगेंस्ट जाता है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ये तो आपको पता है ना कि जो भी कैप्टन बनता है वो कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी का बेनिफिट लेता है, चाहे कोई भी कप्तान गुजर चुका हमारा, इससे पहले के सलमान के, इससे पहले के जो भी कैप्टन थे, उससे पहले के, वो कोई ना कोई अपनी बेनिफिट लेते। ये हमने ज़रूर सोचना है कि सलमान जब नीचे के नंबर पे बैटिंग कर रहा था तो वो उसका स्ट्राइक रेट 104, 5, 6 इस पे चल रहा था, ठीक है ना। तो सब ने बातें करना शुरू की, हमने भी ये बातें शुरू की कि नहीं यार, अगर आप कप्तान हैं और आप T20 के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो या तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती, या आप कप्तान बने हुए ये गलत बने हुए, ठीक है। तो जाहिर से पता, जब एक कप्तान है उसने ये सोचा कि नहीं अब मैं किसी तरीके से ऊपर जाऊँगा, ऊपर चला के आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद ऑस्ट्रेलियन उसको समझ नहीं सके, उस पे मैं उस चीज पे मैं ये बात अजीब कर दी आपने यार। देखिए बात बड़ी बहुत मजे की और बड़ी डिटेल से करूंगा ना, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो मैंने एक ट्वीट की, मैंने बोला यार अगर सलमान आगा भी तीसरे नंबर पे जा रहा है तो उससे पहले भी जितने कप्तान थे ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, हमें तो फिर वही का वही प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर का आ जाएगा कि मिडिल ऑर्डर में कौन रन करेगा, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं सलमान के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं बैटिंग लाइनअप की को देखते हुए बात कर रहा हूं। क्योंकि सलमान ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और सर्किल में हमें नजर भी आया कि स्पिनर्स पे ठीक ठाक, और सिर्फ T20 में नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट में भी स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलता है जब टीम फंसी हुई होती थी हमारे कंट्री में, जब भी मैचेस होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यार अगर आप स्पिनर पे अच्छे हैं तो वाई नॉट मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में तो वैसे ही स्पिनर का मसला होता है, तो अगर आप सबसे अच्छे हैं तो फिर आपको तो मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। सर्किल के बाद वहां आओ, वहां इस तरीके से बैटिंग करो, ना भी इस तरीके से बैटिंग करो। 160-70 के स्ट्राइक रेट से अगर आप सर्किल में खेल रहे तो आप आ जाएं 140-50 के स्ट्राइक रेट से आ जाएं, ठीक है, इससे टीम को फायदा होगा। लेकिन वो नहीं हुआ, उसके ऊपर जाने से हमारी टीम वही स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने जिस प्लेयर को चौथे नंबर पे बैटिंग करवाई, मैं आज भी कहता हूं कल उसने 50 किया, स्ट्रगल करेगा, कर भी सकता है, वो उसका नंबर ही नहीं है, ठीक है। बाबर आजम ने नंबर के हवाले से बात की है, वो हम सुनवा लेंगे, तो फिर बाबर पे बात कर लेंगे। आपसे एक छोटी सी बात गफार से पे जाने से पहले, सलमान अली आगा को आपने सिलेक्ट किया था लेकिन सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए, आप भी T20 का प्लेयर नहीं समझते थे उसको? नहीं, देखिए उसके बाद वो ग्रेजुअली आया ना, पहले टेस्ट क्रिकेट में आया, फिर उसको ODI के अंदर हम लेके आए थे, और उसके बाद फिर उसने वो प्रूव किया ना, एविडेंस दी है उसने। PSL में कुछ इनिंग्स खेली, नेशनल T20 में भी खेली उसने, तो आस्ता आस्ता उसने प्रूव किया अपने आप को। अब वो देखें नंबर वाली बात में ये तो है कि देखें सबसे आसान तो एक तय है बात कि कोई भी बैटर है ना वो सर्कल के अंदर खेल रहेगा आपको, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपका सर्कल में कोई भी जाके खेल सकता है, लेकिन जो सर्कल वाला बैटर है वो नीचे जाके स्ट्रगल करेगा। अब इसमें जो डिफरेंट चीज़ है कि जो आगा ने कर दिया है सर्कल के अंदर या नंबर 3 के ऊपर जाके, वो आपके अभी तक साइम ने नहीं किया, वो आपके फ़ख्र नहीं कर सका, आपका रिजवान बाबर जो कि इस पर 100 मैच खेले हुए, तो इसने तो 3-4 इनिंग्स में वो काम कर दिया है कि जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जाके टॉप ऑफ द ऑर्डर करें, एक्सप्लोसिव स्टार्ट हमें दें। तो अगर आप वो चीज़ देखते हैं तो वो तो एक चीज़ जो मिसिंग थी हमारी, तो वो तो आपके सामने एक आ गई है कि जिस तरीके से उसने ये खेला है, चाहे वो सर्कल के ओवर से। पर्चा निकाल लिया उन्होंने जेब से। जी जी जी, सवाल करें यार, आपके सवाल है कोई आपको? नहीं, मुझे पता था ये चीज़ें डिस्कस होनी है, मुझे पता था,
ये बाबर, ये सारे स्टैट्स है बाबर आजम के। देखिए इन्होंने बात सही की, ठीक है, लेकिन लोग भी ये कहते हैं कि यार वो इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता। ये बाबर आजम की T20 के वो हैं परफॉर्मेंसेज, और आपको ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही होंगी, तकरीबन 4 पेपर्स हैं, तकरीबन 40 इनिंग्स ऐसी हैं, 40 इनिंग्स 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर, 160 के ऊपर, 170 के ऊपर, ये 40 जो हैं स्ट्राइक रेट इनिंग्स हैं तकरीबन। कितनी पुरानी है 40? सुन तो लेना, ऐसे पूछ रहा हूं। सुन तो लेना। सलमान भी अभी ऊपर जाना शुरू किया। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जब बाबर आजम की फॉर्म थी। अभी तो वो बात ही नहीं हो रही ना। सब पहले यही कहते थे ना कि यार बाबर आजम अपने लिए खेलता, सब कुछ खेलता है, जब ये फॉर्म में भी था। लेकिन ये इसकी 40 इनिंग्स ऐसी हैं जो 150 के स्ट्राइक रेट से हैं, 160, 170 के स्ट्राइक रेट से। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि यार बाबर आजम ने कभी भी स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, हमें भी पता है। 12-13 बॉलों पे 50 है। नहीं, सुन लेना 12-13 बॉलों पे 50 एक मतलब, यानी अगर सलमान ने कर दिया, अब मैं अगर ये बोलना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं, सलमान अगर 4,500 रन करके बता दे मैं मान जाऊंगा, वो डिबेट और बन जाएगी। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, वो डिबेट और बन जाए। ये डिबेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सलमान ने 76 रन कर दिए 40-42 कुछ बॉलों पे, तो सारे हिल गए, ओ जी पता नहीं आज दिन तक इससे अच्छी नहीं कोई खेली नहीं। आपके सामने भी हारिस था, बांग्लादेश के अगेंस्ट में फेंटा मार मार के बुरा हाल कर दिया, क्या उसने 100 नहीं किया? तो कहने का मकसद ये है कि एकदम से बाबर के साथ कंपैरिजन करना ये नहीं है। हम मानते हैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, सब कुछ है, लेकिन मेरा अभी भी सवाल ये है कि आप ऊपर तो चले गए, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी वीक है। देखिए बाबर का नंबर 3 कभी भी नहीं रहा उसका, जितनी परफॉर्मेंस उसकी होगी ना, ये ओपन की होगी ना। मेरे ख्याल में अगर आपने पिछले मैच में साहिबजादा को रेस्ट करवाया तो फखर, जिसको मोस्ट लाइकली आपने नीचे ही खिलाना है, तो बाबर को ओपन करवानी चाहिए थी आपको, ताकि उसको उसका भी कंफर्ट जोन मिल जाता। हो सकता है उसके अंदर वो भी थोड़ा एक्सेल कर जाता। तो मेरे ख्याल में टेक्निकली ये बेहतर हो सकता है। गफार से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर उसके बाद बाबर आजम की खुद कही हुई बात जो उन्होंने अपने मुंह से कही वो भी आपको सुनवाएंगे अबाउट हिज नंबर। उसमें बाबर क्या सोचते हैं। यार आप इस डिबेट को समेटे ना। यहाँ पर ये डिबेट शुरू हो गई कि सलमान अली आगा किया तो सही, लेकिन वो सर्किल में गया था इसलिए कर गया वो। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, आपका क्या मौकफ है इस हवाले से? देखिए दोनों तरफ बात जो है ठीक है। अगर आप देखें तो हुसैन नवाज की आप मिसाल ले लें, आप इसी तरह आप मिसाल लेते, तो ये अपने नंबर से नहीं किए गए थे। और मुझे याद है कि माइक वसन ने बाकायदा मीडिया टॉक माकर इनके हवाले से ये बात की कि इनकी जो एवरेज एज है वो ठीक नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। एवरेज की बात करते हैं तो इनका नंबर भी आप नहीं दे रहे, तब आप एवरेज की बात भी कर रहे हैं। तो देखिए बात ये देखिए ठीक है कि पावर प्ले में जाकर करना मुस्बत नुकसान होता है, कि आपको पहले का फायदा जाना होता है। लेकिन सलमान अली आगा क्रेडिट जो है बतौर कप्तान उन्होंने 40% अटैक किया। यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कप्तान हैं, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सबके लिए जो है ना वो एक कहते हैं ना एक पूरा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वो 2 प्लेयर जरूर चाहिए, नवाज और मोहम्मद हारिस, जिनको आपने ये इतना बड़ा फ्रीडम नहीं दिया कि वो अपने नंबर पे जाके वो करते जो वो नीचे नहीं कर पा रहे थे, और उनको उसकी वजह से टीम से बाहर कर दिया गया। जहां तक बात है दोनों कंपैरिजन की, आई थिंक कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि अच्छी बात यह है अबव ऑल मेरे ख्याल में बेहतर इस पर यह है कि आपकी टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो अब नंबर 3 पे कप्तान खुद आ रहे हैं। अगर वो विकेटें ऐसी हैं, हम ये बार ये बात कर चुके हैं कि स्ट्राइक रेट की बहस हमेशा तब अच्छी लगती है जब आप बहुत ही हाई स्कोरिंग वेन्यूज पे खेल रहे हो। श्रीलंका भारत की तरह 250-240 की विकेटें नहीं है, वहां आपका एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हमेशा 11 में है। तो यही बड़ी गनीमत है कि चले हमने बाबर आजम को एटलीस्ट इतनी वैल्यू दे दी, वरना एशिया कप में हमने अपनी टीम का हाल देख लिया था कि 90 पर 1 के बाद भी 103 पर हम पूरी टीम हमारी आउट होती रही। तो एक आपका सॉलिड बैट्समैन इसलिए होना जरूरी है कि आपका अगर कहीं बैटिंग क्लैश होता है, कल के मैच में आप देख लें, अगर सलमान नहीं चले या अगर आप ऊपर जो है वो विकेट 1-2 गिर गई थी, तो आपके पास बाबर ने दूसरे प्लेयर को खिलाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपका जो सीनियर प्लेयर होता है वो आपके निस्बतन जूनियर प्लेयर्स को साथ लेकर चलता है, इसलिए चौके मारना हर वक्त दोनों एंड से जरूरी नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गेम प्लान बनाओ, और जिस तरह आपका भी कॉम्बिनेशन बन गया आसिफ, जिस तरह आपके स्पिनर्स, सबसे मुझे बड़ा खुशी इस बात की हुई आसिफ के आपने बिलाखिर अबरार और उस्मान तारिक को किसी एक मैच में साथ खिलाकर देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो सारे एंगल्स में आसिफ कवर होते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, आपकी टीम जीत कर जा रही है, तो आई थिंक इसी कॉम्बिनेशन के साथ अब हम वर्ल्ड कप में अपना लिटमस टेस्ट देखेंगे और वहां दूध का दूध पानी का। ठीक है, तनवीर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लें फिर आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज फखर जमान को मतलब ऊपर नीचे ना करो यार, उसको 1 नंबर दो।
वो ठीक तो है, कहता है टीम के लिए खेल आपने लो। 5 नहीं, मैं ये चीज उसने खुद कहा, देखिए खुद कहा उसने, देखिए मैं खुद क्या बोला है, मुझे पता, मैं इस चीज को नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर आप आज फखर जमान को ये बोले हम 10वें नंबर पे खेलेंगे तो ये बोल देगा हाँ जी मैं टीम के लिए सोचता हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आपने जो सारी जिंदगी जिस नंबर पे क्रिकेट खेली होती है आप वो करें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमेशा से नीचे से ऊपर बैट्समैन जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। जो टेलेंडर भी होता है, जो छक्के वक्के ही मारता है ना, उसको भी हमेशा ऊपर यूटिलाइज किया जाता है, ऊपर से नीचे कोई नहीं आता। नीचे करने का मतलब यही है कि यार आपकी ये लिस्ट में नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं यार ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो बात ये, एक चीज मैंने ये बोलनी थी, देखिए अब यहां पे तो हमें फायदा हो गया कि स्पिनर्स उन्होंने लगाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा सा मिस जज करके वो ये समझ रहे थे कि स्पिनर हमारे भी अच्छे हैं, हम इनको आउट कर देंगे। शायद अगर फास्ट बॉलर्स पे कहीं सर्किल में वो बॉल करवाते तो हमारे बैट्समैन शायद इस तरह ना खेल पाते। ठीक है। लेकिन अब हमारे बैट्समैनों को ये सोचना कि यार श्रीलंका में अगर फास्ट बॉलर्स लगेंगे तो क्या हम ऐसी बैटिंग कर पाएंगे। अगर होता है तो फिर पता क्या होगा, अगर सलमान उधर भी अच्छा खेल गया, ठीक है, तो होगा क्या, नीचे आए फिर रन रेट स्लो हो गया ना, तो बोलेंगे यार ये तो नीचे के नंबर पे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि फिर ऐसे प्लेयर नीचे आप रखें ना कि यार जो फिर आपका स्ट्राइक रेट भी लेके चले, या तो फिर आप फिर बाबर पे या फखर जमान पे फिर आप उंगली कोई ना उठाए कि नहीं यार इन्होंने स्लो कर दिया, अपने लिए खेले। मुझे तो हैरानगी हो रही थी यार, कल भी बाबर ने रन्स किए, मुश्किल विकेट थी उस पे भी यार, मतलब बाबर के हमारे जान पहचान के लोग, आपके जान पहचान के लोग बैठ के ही कह रहे हैं जी आखिरी 20-15 रन भी उसने अपने लिए खेले, 10 रन किए, 10 बॉलों पे एक चौका नहीं मारा। मतलब यार बस कर दो यार, बस 10 ओवर बस कर दो यार, 10 ओवर बस बस यार। बाबर आजम ने कल मैच के बाद भी बात की है, बाबर से ये पूछा था जैनब अब्बास ने कि आपका नंबर चेंज किया गया तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट नंबर और समथिंग लाइक दैट। तो बाबर ने जवाब क्या दिया वो सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप सुनिए बाबर ने क्या कहा। बाबर आजम में मुझे नहीं पता कि आपने क्या चीज़ नोट की, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि क्लैरिटी आई है उनकी एक्सप्रेशन में। ऑस्ट्रेलिया में उनका दौरा जो भी रहा, बिग बैश में उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही, लेकिन वो क्लियर हैं एक चीज़ में और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबर आजम का जो अंदाज़ है, बाबर से हम यही तवक्को कर रहे थे कि जो हो बात वो क्लैरिटी के साथ बता दें। अब इनके दिल में क्या बात है, तनवीर के और वसीम के और गफ़ार के, इस बाबर के कहने के मुताबिक कि 4 नंबर पर खेलने में कंफर्टेबल हैं वो। तनवीर से राय जानूंगा, वसीम से और गफ़ार से इस ब्रेक के बाद। बाबर आजम ने तो खुद कह दिया कि भाई उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 नंबर वो सही खेल रहा है वो, ठीक। मैंने जैसे कहा क्लैरिटी बहुत है। देखिए क्लैरिटी इस वजह से नजर आ रही है ना, क्योंकि क्लैरिटी दे दी गई है कि भाई आप आए हैं, अगर हमने आपको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया तो आपके पास ये 4था नंबर, आप इसी 4थे नंबर पे खेलेंगे। लेकिन मैं अभी भी ये समझ खेलेगा, रन कभी से कभी नहीं सकते। अब ये बाबर आजम के ऊपर है कि वो उसने जिस तरह कल 50 रन खेली की और वर्ल्ड कप में किस तरीके से खेलता है। अब ये कोचिंग स्टाफ को भी कहीं ना कहीं और हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ट बीट को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा कि अगर शुरू से आउट हो जाते हैं वर्ल्ड कप में तो इसको ये टास्क दिया गया है कि आप जानना है, आपने मारना मुरना नहीं है खुला डुल्ला, आपने तो ये मेहरबानी किसी और पे भी कर दिया करें ना। नहीं मेहरबानी सिर्फ बाबर पे क्यों। अब ये देखे नहीं, देखिए बात सुने, किसी और को नहीं छोड़ते। नहीं, मेहरबानी सब पे है, सब पे मेहरबानी हो रही है, सबको मौके मिल रहे हैं, सबको टास्क दिया हुआ है। आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा है कि मैं ही अब 3 नंबर पे जाऊंगा, या जो ओपन जाएगा उसके अलावा किसी का कोई नंबर नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से जिसको भेजा जाएगा। उसने क्लियर बोला कि लाजमी नहीं बाबर 4थे पे जाएगा, लाजमी नहीं है मैं 3रे पे जाऊंगा, लाजमी नहीं है कोई फलाने नंबर पे जाएगा। तो उसने क्लियर एक चीज जो है वो बता दी है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि बाबर के ऊपर जो प्रेशर है वो है, हो सकता है आगे चल के वर्ल्ड कप में इससे ना परफॉर्मेंस हो, नंबर जो है थोड़ा मुश्किल हो। उसके बात करूंगा पहले आपसे, तो माइक हेसन की स्ट्रेटेजी आपको अब क्लियर नजर आ रही है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, कि उसने बना लिया है प्लान, उसने बना लिया है कौन सा प्लेयर कहां खेलेगा, सूरत हाल सारी उसके कंट्रोल में है। देखिए टॉप एक चीज तो क्लियर है, टॉप 3 में आपको बाबर नजर नहीं आएगा, ठीक है। होना होता तो शायद लास्ट मैच के अंदर फखर बाबर से ओपन करवा लेते, टॉप 3 में आपको नजर नहीं आ रहा। 4 पे भी मुझे उस पोजीशन में नजर आता है कि जहां पे थोड़ा क्लैप्स हो गया, विकेटें गिर गई। अगर आपकी दूसरी विकेट गिरती है 10 ओवरों के बाद और हाई स्कोरिंग मैच चल रहा है या वहाँ पे बाउंड्रीज की जरूरत है, शायद बाबर भेजा जाए, बाकियों को प्रमोट किया जाए कि ये जाके तेज खेलेंगे जाके। आई थिंक बाबर को थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करनी होगी। कल की इनिंग्स में अगर देखते हैं, ठीक है उसने 50 रन किए हैं, उसके अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, कैसे से उसने वो क्रॉस नहीं किया था, लेकिन जो थोड़ा सा जो उसकी अप्रोच थी, आप उस पर बात कर सकते हैं कि नहीं यार आखिरी ओवर रहे हैं,
पेटेंट भी शो नहीं किया ना आपने, आप सिंगल लेके दूसरे बैट्समैन को दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको करना होगा एज अ सीनियर प्रो, एज अ बेस्ट बैटर ऑफ द टीम। आप ये नहीं कि आप एक ऑलराउंडर को सिंगल करके आप हिटे मारें। वर्ल्ड कप में जाने से पहले को ट्राई आउट करनी चाहिए थी, यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता। फिर मैं कहूँगा कि पर्सनल उसके लिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन आज उसका रोल नजर आ रहा है, शायद उसको खेलना पड़े, उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता है। अच्छा, एक सवाल, ये चीफ सिलेक्टर रहे, इनसे मेरा एक सवाल, फखर जमान के उस पे, फखर जमान ने T20 इतनी क्रिकेट खेली, फखर जमान T20 का कप्तान के लिए कंसीडर क्यों नहीं किया? उसकी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, क्या रीजन क्या है? बाबर के नहीं, ये पर्चे से बाहर का नहीं नहीं नहीं, जब बाबर पानी से भी हटाया गया को भी वो कंसीडर नहीं किया कि उसकी रीजन क्या, वो कप्तानी नहीं कर सकता, क्या फिट भी था ना बीच में, तो टीम का जब वो प्रॉपर खेल भी रहा, थोड़ा सा उसकी अगर आप फॉर्म ना कि उसका बेस्ट फॉर्मेट नहीं रहा है T20, उसने स्ट्रगल भी की है उसमें। बाबर जो फखरी की अच्छी चीज़ है कि वो हमेशा बड़े इवेंट के अंदर जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बायलैटरल सीरीज के अंदर देखिए इतनी परफॉर्मेंस आपको फखर की नजर नहीं आती है, लेकिन होता है ना कि बड़े ओकेजन जैसे उसने बैटिंग की थी, हालांकि उस तरह की फॉर्म उसकी उस तरह नहीं चल रही थी कि उससे पहले थोड़ी सी वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो बड़े ओकेजन पे जाके हमेशा उसने। ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं, फखर ने अभी तक नीचे लेवल पे भी कप्तानी कहीं नहीं की। वो ना डोमेस्टिक की किसी टीम का कप्तान, ना अंडर 19 का कप्तान। सर बाबर तो अंडर 19 का कप्तान था ना 2012 में, अंडर 19 जो पाकिस्तान खेला है। तो मुझे लगता है ये वजह होगी कि आपका कप्तान ग्रूम नहीं हुआ हुआ इतना ज्यादा। चलो अब्दुल गफ्फार साहब, आप बताइए यार, ये मामला बाबर आजम का समेटते हैं, आपने उसकी कमेंट भी देखा, उसने कहा कि भाई मैं तो खेलूंगा, लेकिन यहाँ पर हमारी राय बटी हुई है। तनवीर का कहना है कि बाबर के साथ थोड़ी सी अनजस्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा सही नंबर दे। कहते हैं कि बाबर की इंटेंट भी वो नजर नहीं आई। इंटेंट पे बात करें, बाबर इंटेंट नजर के मुकाबले में आप मैंने बोला उसका चौथा नंबर, उसको वहां परफॉर्म करना मैंने कहा ना, आपके ख्याल में उसके साथ नाइंसाफी नहीं, ये नहीं है। अब नहीं कह सकते ना, अब उसको जब चौथा नंबर एक दे दिया, वो उसने उसी में करना जो भी करना, मतलब उसको बेहतर वो मैंने ये बोला था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फिर हाँ ठीक है, हार्ट बीट अपनी कंट्रोल में रखना। चलें जल्दी गफ्फार आपकी तरफ आता हूँ, वही सवाल। प्रॉब्लम वही आती है के सारे मिली, साउथ अफ्रीका भी आई, बहुत सीधे प्लान होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान ओवर द ईयर्स कभी भी टॉप 3 टॉप 4 नहीं था। हमारा प्रॉब्लम ही मैच फिनिशर का था, सिवाय आसिफ ने जो 2 मैचेस वर्ल्ड कप में भी जितवाए, हमें इसकी ज्यादा मिसाल नहीं मिलती। कई प्लेयर हैं आए और गए, फुजदिल हैं, हैदर हैं, आसिफ हैं, इफ्तिखार हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बाबर को आपने जो नंबर दिया, अगेन वही वाली बात हो जाएगी सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, उसने अगर परफॉर्म किया, हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी और क्लैरिटी होनी चाहिए, टीम में सवाल होना चाहिए कि आपका जो नंबर 5 नंबर 6 है ये क्लियर क्यों नहीं है। उस्मान में से एक इनिंग पर हम फैसले कर रहे हैं कि जी एक अभी उन्होंने एक मैच खेला तो उनको ले आते हैं, इन्होंने अच्छा करते हैं, लोधी विकेट कीपर पक्का, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की यादाश्त बड़ी कमजोर होती है, एक आध मैच पर रन नहीं होंगे तो सब कुछ दोबारा से वही डिस्कस होगा। तो वनरेबिलिटी जो है ना वो अभी मिडल ऑर्डर में ही मौजूद है, लेकिन शायद इन हालात में आपके पास फखर जमान अगेन परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका ये नंबर नहीं है। यही प्रॉब्लम बाबर के साथ भी आगे चल के हो सकता है। जिसको टॉप 3 मिलेगा वहां है, ये स्पेसिफिक जॉब है, यहाँ पर मेक से आप करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, स्पेसिफिक ना प्लेयर भी आसान है और ना टीम को उसका फायदा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि वक्त से पहले चीजें हो जानी चाहिए। अब उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि जो आपने प्लान बनाया ये एग्जीक्यूट हो जाए। होता है हर नंबर पे हर बंदा जाए। ठीक है अब्दुल गफ्फार, हम बात करते रहेंगे वर्ल्ड कप की स्क्वाड पर। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट भी करेगी, मां सिवाय एक मैच के, उसकी बात हुई है। अब थोड़ा सा मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की शाहीन का ऐलान हुआ है आज, उसमें कई लड़के हैं जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल भी रहे हैं। आपकी टीम का कप्तान शामिल हुसैन, उसको कप्तान बनाया, समझ है उसमें, आकिब है उसमें, शाहिद अजीज है उसमें। अभी जो बैच चल रही थी ना उससे कनेक्ट कर लेते हैं इसको, कभी ये शाहीन की टीम नाम से हुई है। अभी हम जो डिस्कशन हमारी चल रही थी ओपनर्स के और नंबर्स के ऊपर और विकेट कीपर के ऊपर, अब वो एक प्रॉब्लम आई थिंक सबको पता है, हमें भी पता है कि वो चीज़ें चल रही हैं। क्या हमने उसको रेक्टिफाई करने की इस टीम के अंदर कोशिश, इसका जो मतलब सवाल बनता है कि आपने इधर भी 4 ओपनर्स रख दिए हैं, इस टीम के अंदर भी 4 ओपनर्स आपको नजर आएंगे, कीपर आप वो सिलेक्ट किए हैं
कि जो इस फॉर्मेट को मेरे ख्याल में सूट ही नहीं करते। अगर सूट करते भी हैं तो वो भी ओपनर ही है आपका। तो और जो आपके परफॉर्मर्स हैं कुछ को आपने निगलेक्ट किया है, कुछ जो परफॉर्मर्स थे या जिनको आपने पहले रखा, मतलब नॉट लव स्टोरीज हमारी चलती हैं कि कहाँ गए आपके अब्बास आफरीदी, कहाँ गए जादाद खान, कहाँ गए फैसल अकरम, कहाँ गए इरफान न्याजी कैप्टन, वो कहाँ गए वैद शाह, कहाँ गए। तो वो एकदम महीने की जो स्टोरी है ना, इसको ट्रस्ट करना चाहिए हमें। अब देखें, अब ओपनर्स का इशू अब सबसे बड़े देखें, डोमेस्टिक को आपने थोड़ी इज्जत भी देनी है, कोशिश करते हैं देने की, लेकिन अभी समीर मिनाज को हमने पिक किया ओपनर, अच्छा प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। किस पे चीज़ पे वो हाईलाइट हुआ कि उसने इंडिया के अगेंस्ट 100 किया, वो मैच जिताया, ठीक है, उसकी बेस पे वो इधर आ गया, ठीक है। शाहजेब खान ने भी यही काम किया था लास्ट ईयर, उसने भी इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता था लेकिन उसने अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया। वो भी आपकी वाइट बॉल का बेस्ट बैट्समैन हुआ है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका नाम क्यों नहीं है? समीर ने ओवरटेक कैसे कर लिया जब कोई और लड़का नहीं है? शाहजेब खान का नाम तो है, नहीं शाहजेब नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, तो देखें आप सीक्वेंस खराब कर देते हैं, फिर उसके अंदर आपने उसके बाद अपने 4 ओपनर इसमें भी रख लिए। मां सदाकत भी आपका ओपनर है, आपका समीर भी ओपनर है, आपका शामिल भी ओपनर है, साद बेग भी ओपनर है। अब कीपिंग का भी मसला आपका चल रहा है जी कि कीपर भी जो है वो ऊपर खेलने वाले हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अच्छे कीपरों को बैटिंग सिखाओ, अच्छे बैट्समैनों को कीपिंग सिखाना मुश्किल काम है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। जो आपके अच्छे कीपर्स हैं मिडिल ऑर्डर में जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको चांसेस दें। तो वंस अगेन आपका जो बेस्ट विकेट कीपर हुआ वो टेलर मेड उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे आपको कमी फील होती है कि जो नीचे खेलने वाला हो। वो अगेन तैमूर खान था आपका बेस्ट है, और गाजी गौरी दो गाजी गौरी का भी वो खत्म हो गया, गाजी गौरी भी नहीं है इस टीम के अंदर भी, वो लास्ट ओवर पे वो भी थे। नहीं, बैट्समैन देखिए मिडिल ऑर्डर के जो कि वाइट बॉल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो तैमूर है, चाहे वो बिस्मिल्लाह खान है, को निचले नंबर पे खेल के बेसिकली वो छक्के मार सकते हैं, आपके मैचेस फिनिश कर सकते हैं। आपने फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कीपर्स के ऊपर जो ओपनर्स हैं, और एक आध की तो परफॉर्मेंस भी नहीं है उतनी कि वो उनको होना चाहिए था यहाँ पे। तो फिर आप मसाइल आपके उधर के उधर ही रहेंगे। तो हम उस मसाइल का हल भी ढूंढने की कोशिश नहीं करते ना। एक चीज़ ऊपर आपके प्रॉब्लम चल रही है, सेम प्रॉब्लम आप लेके आ गए अपनी शाहीन्स के अंदर भी। दैट मीन्स कि जब शाहीन से भी लड़के आएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तो उधर का उधर ही रहेगा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके उधर के उधर ही रहेंगे, वहाँ पर आपको मसला जो होना है वो। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमें इस पर थोड़ा सा हमें सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी बनानी चाहिए जी कि हमें कीपर, जैसे अब लेट्स से जी कि अब नीचे जब सिलेक्शन होती है डोमेस्टिक क्रिकेट की, अब वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि मिडिल ऑर्डर में अगर किसी के 5वें नंबर पे अगर किसी के 50 रन भी हैं ना, तो वो सिलेक्ट होगा 50 वाला। अगर चौथे नंबर वाले ने या तीसरे नंबर वाले ने 500 रन भी किए हैं तो वो 50 वाला सिलेक्ट होगा। लेकिन जब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन होती है, चले पाकिस्तान टीम को छोड़ दें, शाहीन की सिलेक्शन होती है, तो उस टाइम आप टोटल रन देखते हैं भी, फिर आप नहीं देखते कि इसने किस पोजीशन पे किए हुए हैं। तो आई थिंक वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगता है कि मिडिल ऑर्डर में किसने रन किए हुए हैं, ओपनर में किसने रन किए हुए हैं। इस टॉपिक को हम रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास का पिछला राउंड अगर देखें तो उसमें ओपनर्स हैं जिन्होंने रन किए हैं। तो जो अगर स्कोर कार्ड देख के सिलेक्शन करेगा वो ऐसे ही करेगा, जो ग्राउंड पे नहीं आएगा वो ऐसी सिलेक्शन। देखिए मैं कुछ इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत मैं इख्तलाफ करता हूं लोगों से कि यार जो लड़का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहा है ना, आप स्टैट्स पे जाते हैं। तो लड़का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से करेगा, आप जाते हैं स्टैट्स के ऊपर, क्योंकि अगर वो 4-5 साल से परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब डिफरेंट कंडीशंस में कर रहा है ना। तो फिर उसके बारे में ये ना सोचे फ्लैट का बैट्समैन है नहीं है, ये ना सोचे चाहे बॉलर भी है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी टीम अनाउंस हुई शाहीन की, मुझे अजान अवैस का नाम नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। मेरा में से एक प्लेयर, ठीक है, 100 भी की है और 5वें छठे पे अगर आप रैंकिंग की बात करते हैं तो 5वें छठे के नंबर पे है, खूबसूरत खेलता है, अच्छा खेलता है, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं है? अच्छा उसका मैं ये समझता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ आपके इस टाइम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो ऊपर के 4-5 प्लेयर है, मेरे ख्याल उसमें से एक का भी नाम नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास का लड़का अगर वनडे डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, कोई ऐसी नहीं, वो वनडे भी खेल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, मुझे एक चीज अब क्लियर नजर आती है यार, बारियां बांटी हुई हैं, चाहे कोचिज की बारियां बांटी हुई हैं, चाहे प्लेयर्स की बारियां बांटी हुई हैं। मुझे लगता है ये बांटने का सिलसिला चलता रहता हर 2-4-6 महीने बाद। मेरा ट्रेनर भी नहीं है, मेरा सुन लेना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद, आप सुन लेना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि राइजिंग स्टार शाहीन राइजिंग स्टार का टूर्नामेंट कौन जीता? इरफान न्याजी कप्तानी में जीते थे, तो बस उसकी कप्तानी खत्म हो गई, सब कुछ भी नहीं है। दूसरा आखिरी जाते हुए एक चीज, एशिया कप की बात अंडर 19 की करेंगे, आज कल करेंगे, वो कल कर लेंगे, कल हमारे टॉपिक बहुत ज्यादा हैं, उनको कल के लिए उठा के रखते हैं। कल आपका बहुत अच्छा गुजरे, आज बहुत अच्छा गुजरे, कल अच्छा गुजरे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। मेहमानों के लिए भी यही दुआ है और इनके लिए
दोनों के लिए शुक्रिया मैं कहूँगा, शुक्रिया तनवीर का, शुक्रिया और अब्दुल गफ़ार ने वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया था, उनका शुक्रिया। आपका देखने का शुक्रिया। अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक द प्रोग्राम। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।